हे एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक क्विक रिवीजन लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी इसको डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हो ऑनलाइन जुडिशरी कोचिंग के लिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है इस पे कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी। तो ये हमारा एक्ट जो है ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक्ट है, 9 ऑफ 1872 का। ये जो 9 है, ये 9th एक्ट है 1872 ईयर में जो बनाया गया था। और हमारा सिमिलर सा एक एक्ट है जो 1872 का है, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। वो फर्स्ट एक्ट है 1 ऑफ 1872। ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये एनफोर्समेंट में कब आया था? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, मतलब 1 सितंबर 1872 को ये हमारा कमेंसमेंट में आ गया था। सेक्शन 1 सिंपल सी बात कहते हैं कि ये जो एक्ट है इसका नाम होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और ये पूरे होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पे अब सारे के सारे एक्ट अप्लाई हो रहे हैं हमारे। और जो सेविंग है ये इंपॉर्टेंट है, कुछ यूजेज और कस्टम जो ऑलरेडी रेगुलेशन में है, जो चल रहे हैं ऑलरेडी, उनको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा ये एक्ट आपका। 2 जो सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लोज की बात करता है, इसके अंदर जो 2A है वो बात करता है कि प्रपोजल क्या होगा जब एक व्यक्ति अपनी सिग्निफाई मतलब एक कम्युनिकेट करेगा दूसरे व्यक्ति को कि मैं ये प्रपोजल आपको देना चाहता हूं। किस लिए कम्युनिकेट करे? ताकि वो दूसरे व्यक्ति की एसेंट ले सके, कंसेंट ले सके या अप्रूवल ले सके उस कम्युनिकेशन के ऊपर, उस बात के ऊपर, उस प्रपोजल के ऊपर। और 2B कहता है जब कोई एक व्यक्ति उस प्रपोजल के ऊपर अपनी एसेंट दे देता है तो मान लिया जाता है कि उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है आपका 2B के अंदर, वो प्रॉमिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। और 2C सिंपल सी बात कहता है जो प्रपोजल करेगा वो प्रॉमिसर होगा, और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा वो प्रॉमिस ही होगा। 2D इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे प्री के अंदर, क्या कहते हैं कंसीडरेशन क्या होगा? देखिए कंसीडरेशन आपके 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। तो यहाँ पे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें सिर्फ मनी ही कंसीडरेशन नहीं है, मनी के अलावा भी काफी चीजें कंसीडरेशन होती है। और 2E काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम में कई बार आती है हमारी। क्या कहती है 2E हमारी डेफिनेशन? ये हमें बताती है कि क्या एग्रीमेंट क्या होगा। ये कहती है एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, जो हमने प्रॉमिस पढ़ा है वो, और कोई भी जो कंसीडरेशन के लिए किया जा रहा है। तो बेसिकली 2E के अंदर एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। 2F इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इसका पूरा चैप्टर भी है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। और 2G बात करता है कि वॉइड क्या होगा, कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ एनफोर्स नहीं करवा सकता वो सारे के सारे वॉइड होंगे। और 2H कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। 2H के बाद आता है हमारा 2I जो कहता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात बताता है, अलग से पूरा का पूरा चैप्टर भी दिया हुआ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। 2J हमें बताता है कि कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बनाया उस टाइम पे वैलिड था, बट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज की वजह से वो क्या हो गया? बिकम्स वॉइड हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो जाता है, बन जाता है वो एक कुछ हालातों में, जैसे सेक्शन 56 के अंदर बताएंगे हैं, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वो बिकम्स वॉइड हो जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 सिंपल सी बात करता है कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे की जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कि किसी एक एक्ट के द्वारा या ओमिशन के द्वारा आप कर सकते हो कम्युनिकेट। सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आप देखेंगे तो सेक्शन 4 प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कब कंप्लीट मान ली जाएगी। हर जुडिशरी के अंदर सेक्शन 4 आता है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मान ली जाएगी। मतलब प्रपोजल आपने किसी को किया तो वो कम्युनिकेशन और प्रपोजल कब कंप्लीट होगी? जब अगले बंदे की नॉलेज में आ जाएगा। तो वैसे ही इसके अंदर एक्सेप्टेंस की कब मान ली जाएगी और रिवोकेशन कब मान लिया जाएगा। मतलब वापिस करना, प्रपोजल को आप रिवोक करना चाहते हो या एक्सेप्टेंस को आप रिवोक करना चाहते हो तो उसकी कंप्लीशन कब मान ली जाएगी। तो सेक्शन 4 ये बताता है। सेक्शन 5 रिवोकेशन के बारे में बताता है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन आप कैसे करोगे। तो इसमें कहा गया है कि एक टाइम से पहले पहले आप कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। और इन डिटेल आपको मुझसे पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जुडिशरी कोचिंग क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 6 देखिए, सेक्शन 6 कुछ मोड्स बताता है कि रिवोकेशन कैसे की जाएगी, कुछ तरीके, नोटिस या लैप्स ऑफ टाइम, ये सारी चीजें बताता है सेक्शन 6। सेक्शन 7 कहता है कि जो भी एक्सेप्टेंस होगी आपकी वो एब्सोल्यूट होगी, कोई कंडीशन नहीं होगी, अनक्वालिफाइड होगी सारी की सारी, बहुत अच्छे से मतलब क्लियर कट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपकी और कुछ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर कंडीशंस वगैरह। सेक्शन 8 बड़ी अच्छी बात कहता है कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसीडरेशन। मतलब अगर आपने कोई कंडीशन परफॉर्म कर ली तो इसका मतलब क्या है कि आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी क्या कहता है? कंसीडरेशन के बारे में कहता है, अगर कंसीडरेशन भी रिसीव कर लिया तो यह भी मान लिया जाएगा कि आपने भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। सेक्शन नंबर 9 आपको बताता है कि जो प्रोमिसेस होंगे या जो प्रपोजल होगा आपका वो क्या होगा? एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका ओरल भी हो सकता है और इन राइटिंग भी हो सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। सेक्शन 10
सबका फेवरेट है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, जिनके अंदर फ्री कंसेंट होती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, पार्टीज कंपिटेंट होती है, लॉफुल कंसिडरेशन होता है, वो सारे के सारे सेक्शन 10 के अंदर बताए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 आपका कहता है हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम कौन है, कंपिटेंट कौन है, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं मतलब साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, वो सारी चीजें इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे हम, अगर आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे तो। यूट्यूब पे नहीं होगा ये सब कुछ। सेक्शन 12 साफ साफ कहता है कि भैया व्हाट इज ए साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ये मेयर एक बताता है आपको कि साउंड माइंड क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट करने की पर्पज से, ठीक है। और सेक्शन 13 देखेंगे तो आप देखिए बड़ा सिंपल सा है, क्या कहता है, कंसेंट के बारे में बताया, कंसेंट को डिफाइन किया बेसिकली इन्होंने, कहा कि सेम थिंग और सेम सेंस में होगी तो आपकी वो कंसेंट कहलाएगी। और सेक्शन 14 सिंपल फ्री कंसेंट की बात करता है, सेक्शन 13 फ्री कंसेंट की और सेक्शन 14 फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो आपकी फ्री कंसेंट नहीं होगी, जैसे कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, कैन यू फॉरगेट माई मिस्टेक, सी से आप कॉशन ले लीजिए, यू से आप अनड्यू इन्फ्लुएंस ले लीजिए, और फॉरगेट के एफ से आप फ्रॉड ले लीजिए, और माई के एम से मिसरिप्रेजेंटेशन, और मिस्टेक तो लास्ट में है, कैन यू फॉरगेट माई मिस्टेक, ठीक है। ये सारा का सारा याद हो जाएगा आपको। फिर आगे सेक्शन 15 के अंदर इन्होंने बताया कि कॉशन क्या होगी आपकी, कॉशन को डिफाइन किया बेसिकली सेक्शन 15 के अंदर। और सेक्शन 16 के अंदर आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बताया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिसाइड किया गया है, डिफाइन किया गया है क्या होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसके अंदर हम पढ़ते हैं पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, अगर आप उस पोजीशन में हो तो आप अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ में आप इंडियन एविडेंस एक्ट का भी एक सेक्शन है वो भी पढ़ सकते हो। और फिर सेक्शन नंबर 17 मतलब खतरा, खतरा जहां होता है वहां क्या होता है, फ्रॉड होता ही होता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 17 मतलब खतरा, खतरा मतलब फ्रॉड, तो 17 में सीधा सा है फ्रॉड। 18 में आपका मिस रिप्रेजेंटेशन बताया हुआ कि मिस रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया गया हर एक सेक्शन के अंदर, जो हमने पढ़ा था कि फ्री कंसेंट इनसे नहीं हो सकती आपकी, तो उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सेक्शन 17, 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन, और 19 के अंदर इफेक्ट बताया है कि भैया वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है, क्वेश्चन है, तो वहां पे वॉइडेबल हो जाएगा। और वॉइडेबल हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर, कमेंट करके बताइए कौन से सेक्शन में पढ़ा था। आगे बात करते हैं 19A की। 19A अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर किया गया है कॉन्ट्रैक्ट तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे सेट असाइड भी करवा सकते हो और आप वॉइडेबल भी डिक्लेयर करवा सकते हो। अब बात आती है सेक्शन नंबर 20 की। सेक्शन 20 काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट अंडर लाइन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है मैटर ऑफ फैक्ट। और सेक्शन 21 भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ, लॉ के रिगार्डिंग अगर मिस्टेक हो रही है तो उसका कैसा इफेक्ट होगा वो सेक्शन 21 में बताया गया है। इन डिटेल हम जब आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तभी डिस्कस कर पाएंगे, ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन चल रही बहुत अच्छे से। सेक्शन 22 कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, एक पार्टी अगर मिस्टेक पे है मैटर ऑफ फैक्ट को लेके तो क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्या इफेक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का। सेक्शन 23 हम सबका फेवरेट और जुडिशरी में जो क्वेश्चंस आता है उनका भी फेवरेट है सेक्शन 23। ये कहता है कि ऐसे कौन से कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स लॉफुल होंगे एंड कौन से नहीं होंगे, तो क्या कह रहा है 23, व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट, सिंपल है। सेक्शन 23 के बाद में सेक्शन 24 पे हम पढ़ते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स की बात पढ़ते हैं, जो सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 तक पढ़ते हैं। सेक्शन 24 क्या कहता है, एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट, इन पार्ट, ये हमने एसआरए के अंदर भी पढ़ा है, इन पार्ट, अगर कोई भी कंसिडरेशन इन पार्ट है, वॉइडेबल है, तो वो आपका वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 25 सबका फेवरेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 25। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की बात करता है, कैसे होंगे, वॉइड होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए सेक्शन 25 के अंदर, जहां मतलब राइटिंग में वो रजिस्टर्ड हो या प्रॉमिस टू कंपनसेट हो फॉर समथिंग डन और एज ए प्रॉमिस टू पे ए डेब्ट बार्ड बाय द लिमिटेशन लॉ, अगर ऐसा है तो वो आपका वॉइड नहीं होगा, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा आपका। सेक्शन 26 बड़ा अच्छा सेक्शन है, मैरिज से रिगार्डिंग, आजकल काफी बच्चों की शादी भी नहीं होती, तो बड़ा अच्छा है सेक्शन 26, ऐसे याद कर लीजिएगा। 26 साल की उम्र हो गई और शादी अभी तक हुई नहीं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी की रोकने के लिए अगर कोई भी आप एग्रीमेंट करते हो वॉइड होगा, बट माइनर के लिए आप कर सकते हो क्योंकि बाल विवाह अपराध होता है, ठीक है। सेक्शन 27 कहता है कि भैया आप कोई काम नहीं कर सकते, बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते, ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर आप करते हो तो वो एग्रीमेंट भी आपका वॉइड होता है। इन डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इसको, कभी टाइम मिला तो फुर्सत के पलों में। सेक्शन 28 क्या कहता है, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर आप किसी व्यक्ति को रोक रहे हो लीगल प्रोसीडिंग्स करने से तो वैसे एग्रीमेंट भी आपके वॉइड होंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं बैंक वगैरह के रिगार्डिंग या आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग, वहां पे वो वॉइड नहीं होगा। 29 काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टिनिटी, मतलब क्लियर होना चाहिए, अगर अनसर्टेन है कुछ भी तो वॉइड हो जाएगा आपका। और सेक्शन 30 की बात करते हैं, सेक्शन 30 क्या कहता है,
एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 31, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 31, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। 31 बेसिकली आपको डिफाइन करता है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्या। उसके आगे बताता है 32 कि एनफोर्समेंट कैसे करवाई जाएंगी उन कॉन्ट्रैक्ट की जो कंटीजेंट है ऑन एन इवेंट हैपनिंग। अगर कोई इवेंट हो रहा है उसके ऊपर कंटीजेंट है तो उसकी क्या एनफोर्समेंट कैसे करवाओगे आप। 32 के बाद आता है हमारा सबका प्यारा सेक्शन नंबर 33। ये कहता है वही सेम, थोड़ा सा चेंज है, लास्ट वाली वर्ड आप देखोगे तो यहां पे लिखा हो इवेंट नॉट हैपनिंग, वहां पे लिखा होता इवेंट हैपनिंग, तो बाकी सेम है, कट कॉपी पेस्ट है 33। 34 कहता है कि भैया अगर कोई एक लिविंग पर्सन की कंडक्ट के ऊपर बेस है वो आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कैसे होगा, तो यहां पे साफ साफ लिखा होगा इंपॉसिबल मान लीजिएगा, डीम्ड टू बी इंपॉसिबल हो जाएगा। 35 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 35 के अंदर क्या कहा गया है, टाइम फिक्स कर दिया है यहां पे, इसको आप रेड विद करोगे सेक्शन नंबर 32 और 33 के साथ। 35 को क्या कहता है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड व्हिच आर कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। ये जो विद इन फिक्स टाइम लिखा हो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पार्ट इसका यही कहता है, सेकंड पार्ट को 33 के साथ पढ़ोगे, फर्स्ट पार्ट को 32 के साथ पढ़ोगे। सेक्शन नंबर 36, एग्रीमेंट्स कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। कोई कहता है कि मैं दो लाइनों को मिला दूंगा तो वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स ऐसे आपके वॉइड होंगे, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकता। देखिए सांस भी चढ़ गई, काफी तेज पढ़ा रहा हूं ना, रिवीजन करवा रहा हूं। सेक्शन नंबर 37 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज होंगी उनकी क्या ऑब्लिगेशन होंगी, क्या लाइबिलिटीज होंगी, मतलब डिस्चार्ज करने वाली होंगी, परफॉर्म करो या डिस्चार्ज करो, ठीक है। सेक्शन 38 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। कोई व्यक्ति आपको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहा है और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उसका इफेक्ट कैसा होगा, सेक्शन 38 में बताया गया है। ये सारा मेरा बेरेक्ट है, थोड़ा सा ज्यादा गंदा है। सेक्शन 39 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। अगर कोई व्यक्ति मना कर देता है प्रॉमिस को करने से तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो यहां पे लिखा हुआ है अगर क्या इफेक्ट होगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, प्रॉमिस में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 40 पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड। कौन व्यक्ति परफॉर्म करेगा प्रॉमिस को। और सेक्शन 41 कहता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। ऐसा हमने एसआरए के अंदर भी पढ़ा है, एसआरए में पढ़ा है ना, कौन सा सेक्शन पढ़ा है बताइए, सब्स्टिट्यूटिव परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट करके बताना कौन से सेक्शन में पढ़ा है हमने। 42 क्या कहता है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है। ये आप पढ़ो तो बहुत अच्छा है, ना पढ़ो तो बहुत अच्छा है। 43 एनीवन ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। एंड 44 इफेक्ट बताता है, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर। 45 डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। अब आता है सेक्शन नंबर 46, बड़ा अच्छा सेक्शन है, क्या कहता है, टाइम के बारे में बताता है, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अगर कोई टाइम बता रखा है कि ये प्रॉमिस कब परफॉर्म किया जाएगा तो उस हिसाब से। एंड वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। 47 इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर टाइम एंड प्लेस बता रखा है, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे दूसरी पार्टी से पूछना कि भैया परफॉर्मेंस करनी है कॉन्ट्रैक्ट की, नहीं करनी है, करनी है तो कहां करनी है, टाइम बता दीजिए, जगह बता दीजिए, ठीक है। 48 एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डेट टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। प्रॉपर टाइम एंड प्लेस की बात की जा रही है, और ये प्रॉपर टाइम एंड प्लेस कौन डिसाइड करेगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को देखते हुए। 49 प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। कोई प्लेस वगैरह नहीं बता रखा कहां परफॉर्म करनी है तो क्या होगा। 50 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सांस ले लो। परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसी साहब ने जैसे कह दिया कि ऐसे परफॉर्मेंस करनी है तो ऐसी करनी है, भैया इस गाड़ी में लेके आना सामान, इस गाड़ी में लेके आना, ऐसे नहीं भेजना, ऐसे भेजना, ऐसे भेजना, ऐसे भेजना, उस तरीके से आप करोगे 50 के हिसाब से, ठीक है। सेक्शन नंबर 51 बड़ा अच्छा है क्योंकि ये रेसिप्रोकल, मैंने कहा था पूरा चैप्टर है रेसिप्रोकल प्रॉमिस का, ये कुछ सेक्शंस है रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात करते हैं। क्या कहता है 51 प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। अगर दूसरा व्यक्ति तैयार नहीं है करने के लिए तो यहाँ पे दोनों ही व्यक्ति आपके प्रोमिसर भी होते हैं और प्रोमिसी भी होते हैं एक दूसरे के लिए। तो अगर एक व्यक्ति रेडी नहीं है, रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, तो दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। 52 कहता है ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं उनको परफॉर्म करने का क्या ऑर्डर होगा, जैसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं ना, एग्जामिनेशन का क्या ऑर्डर होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस, फिर री, फिर फर्दर एग्जामिनेशन भी हो सकता है। तो वही 52 में बता रखा है कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। 53 क्या कहता है आपका लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। ऐसा कोई इवेंट मतलब प्रिवेंट करिए कोई पार्टी करने नहीं दे रही तो उसकी क्या लाइबिलिटी होगी, 53 में बताया गया। 54 में बताया गया इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस
विच शुड बी परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट किसी और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर परफॉर्म है, मतलब पहले वाली वो वाली परफॉर्मेंस होगी तभी दूसरी परफॉर्मेंस हो सकती है। ऐसा सेक्शन हमने सेक्शन नंबर 136 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट भी बात करता है कि पहले आप एक ये फैक्ट प्रूव करोगे, फिर उसके बाद ये डिपेंडेंट जो फैक्ट है उसको प्रूव कर सकते हो। अगर आप 136 की वो देखेंगे इलस्ट्रेशन जाके बैंक डिक्लेरेशन वाली, वो देखिए समझ में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 54 भी। सेक्शन 55 बड़ा अच्छा है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट ए फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। टाइम इज एसेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है 55 के अंदर, ये जो लास्ट में लिखा हो टाइम इज एसेंशियल। 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, क्या कहता है? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। ये जो इम्पॉसिबल है ये वो वाला इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हो आप जो इम्पॉसिबल है करने के लिए, वो सारा का सारा वॉइड हो जाएगा। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई और कंपनसेशन के बारे में भी बात की गई है थर्ड पार्ट के अंदर। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 57, रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात करता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग इलीगल। मतलब एक तरफ लीगल भी और एक तरफ इलीगल भी, उसका क्या इफेक्ट होगा। और 58 कहता है अल्टरनेटिव प्रॉमिसेस की बात करता है। वन ब्रांच बिंग इलीगल, मतलब अल्टरनेटिव चार्जेस पढ़े थे ना हमने सीआरपीसी में, कमेंट करके बताना कौन से सेक्शन में हमने अल्टरनेटिव चार्जेस के बारे में पढ़ा है सीआरपीसी के अंदर। बड़ा अच्छा सेक्शन है वो भी अल्टरनेटिव चार्जेस का। सेक्शन नंबर 59 देखिए क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट विद डेट टू बी डिस्चार्ज इन इज इंडिकेटेड। मतलब कैसे कैसे किया जाएगा। सेक्शन 60 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट विद डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। सेक्शन 61 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट विद नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट्स नहीं कर रही। 62 बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, इफेक्ट ऑफ नोवेशन। नोवेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर आपने रिनोवेट कर दिया, रिन्यू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्या इफेक्ट होगा। रिजाइन कर दिया, उसका क्या इफेक्ट होगा। अल्टरेशन चेंजेस कर दिया, उसका क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पे मटीरियल अल्टरेशन होनी चाहिए। और 63 कहता है प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और लिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। इसके साथ में हम सेक्शन 36 पढ़ते हैं, क्योंकि सेक्शन 36 के अंदर ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वहां पे भी यही बात लिखी हुई है, डिस्पेंस विद और लिमिट विद के साथ में एक्सक्यूज विद। तो सेक्शन 60 काफी इंपॉर्टेंट है। 64 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसेशन ऑफ ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। भैया रिसेशन ऑफ ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और 65 कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्संस हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। आपके साथ मैंने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जो वॉइड था और मैंने उसमें कोई बेनिफिट उठा लिया, तो मेरी क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, वो 65 बताता है। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो किया तब तो वैलिड था बट बाद में बिकम्स वॉइड हो गया, तो मेरी क्या ऑब्लिगेशन होगी, किसी भी एक पार्टी को बेनिफिट हुआ है तो। 66 सिंपल है, मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कहा है कि सेम जो आप प्रपोजल के लिए करते हो वही कम्युनिकेशन और रिवोकेशन का मोड वही यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा। और 67 कहता है इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस की बात करता है, टू अफोर्ड प्रॉमिसर फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है। 68 बड़ा अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट ना होते हुए भी कोई पार्टी नहीं करती बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। 68 से 72 ये कहते हैं 68 नेसेसरीज की बात करता है, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। इसके अंदर जो याद रखने की चीज है वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से आप ले सकते हो, पर्सनली लायबल नहीं कर सकते किसी को। 69 अच्छा है, रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। तो इसके अंदर का जो इलस्ट्रेशन है काफी अच्छी इलस्ट्रेशन, आप पढ़ लोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा सेक्शन। सेक्शन 70 सबका फेवरेट, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट कौन से होते हैं, जो आप नहीं चाहते कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई पैसा नहीं ले रहे। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे आप पॉलिश करवा रहे शूज की, वो बंदा आके पॉलिश कर रहा है, तो इससे समझ जाइए ना, पूरा इन डिटेल यहाँ नहीं बता सकता, उसके लिए क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी ऑनलाइन। 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स जो होगा, उसको जो सामान मिलेगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक तो ये कुछ डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को बेरेक्ट में जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। 72 लायबिलिटी ऑफ पर्सन ऑफ वोम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन के थ्रू हमने किसी को पैसे वगैरह दे दिए या कोई चीज डिलीवर कर दी है, तो उस व्यक्ति की क्या लायबिलिटी होगी जिसको डिलीवर किया गया। सेक्शन 73 कंपनसेशन की बात करता है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे सबका कंपनसेशन सेक्शन नंबर 73 में लिया जाएगा। और सेकंड पार्ट जो इसका है, यहाँ पे आप कंपनसेशन ले सकते हो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है। 73 हो गया। अब आइए 74, ज्यादा हो गया यार, है ना। कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टैप्युलेटेड फॉर, अगर पेनल्टी लगा रखी है आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो उसका कंपनसेशन 74 में लेंगे। और 75 बड़ा अच्छा है, कहता है पार्टी राइटफुली रिजाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेशन। जो पार्टी रिजाइंड कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब खत्म कर रही है, तो वो एंटाइटल होगी कंपनसेशन लेने के लिए। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पार्ट की क्विक रिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। पूरी जुडिशरी कोर्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है हमारे यहाँ पे, और
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, CPC CRPC जो भी पढ़ना है आपको, वट आप हमें व्हाट्सएप पे कर दीजिए, उसकी भी अलग से क्लासेस हमारी चलती हैं। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, लॉकडाउन का बेनिफिट उठाइए और जितनी वैकेंसीज आएंगी उनको अच्छे से क्लियर कीजिए और जल्दी से जज बन जाइए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, होपफुली नेक्स्ट वीडियो में भी जल्दी आए। ठीक है, बाय बाय, सी यू, गुड लक।